सूरज की किरणें कहती हैं हमसे, संभालो इस धरती को फिर से। पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ, हर कोना सुंदर जगमगाओ। धरती माँ को संभालो फिर से, सपनों का संसार बचा लो फिर से। सूरज की किरणें कहती हैं हमसे, संभालो इस धरती को फिर से। मरवण जी आज गेला तो कोनी उगाओ क्यों, काय बात हो है कोनी आज मायड़ भाषा दिवस है। और खाली दड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, और मातो काट के फेंक दे तो दड़ने थोड़ी पहचान सको गजेंद्र सिंह है जी। खाली दड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, तो राजस्थानी रहे बिना ओ क्या रो राजस्थान। जी सही बात जी है। भाई कन्हैयालाल जी से एक बात और की है कि मायड़ भाषा बोलता आवे जन लाज, एहड़ा कपूता सू दुखी आखो देश समाज। कपूत वो ही नहीं है जो मायता की सेवा नहीं करे, वो भी कपूत है जो आपकी मातृभाषा की सेवा नहीं करे। जगह मातृभाषा बोलता भी लाज आओ, वो भी कपूत है। गजेंद्र जी से समझ ही गया। मैंने तो शुरुआत करी हिंदी माए कि भाई हिंदी भी अपनी मातृभाषा है, लेकिन जो अपनी मायड़ भाषा है राजस्थानी भाषा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही कि थने याद है कोनी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अच्छा तो लुगायाणो स्वभाव दिखा दियो। हाँ, तो चेक करिए। हाँ। मैं थारी परीक्षा ले रही ही। अच्छा बिल्कुल साहब मानगा खरा उतरा थे परीक्षा में। बिल्कुल अपनी हिंदी राजभाषा है तो अपनी इसकी मातृभाषा है, वह राजस्थानी भाषा दिवस है। और आज 21 फरवरी के दिन पूरा विश्व का मातृभाषा दिवस मनाया जाए। बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा है, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का मैंने बंगाली भाषा बोली थी जिसके आप आज बांग्लादेश का, लेकिन बटे उर्दू थोप दी तो बठा की जनता सड़कों पर उतरे कि मान तो उर्दू आवे ही को नहीं साहब, मैं तो बंगाली भाषा बोल पड़ा। और भाषा के लिए इतना बड़ो आंदोलन हुआ कि पाकिस्तानी सेना बाद छात्रा पर विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई और सैकड़ों विद्यार्थी आपकी भाषा के लिए बलिदान दियो। तो पहलो मामलो हो पूरा विश्व कमाए कि भाषा के लिए लोग बलिदान दियो। और 20 दिन सुई 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। और इलिए तो कि आज आप अलबेलो राजस्थान माए बैठे हैं और अपनी राजस्थानी मायड़ भाषा की बात नहीं करा तो ऐसा तो गुण हो ही कौन सके है। तो अपना दर्शकों का स्वागत कर दिया आपना अपना कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और भाई बहना साथ ही अपने बीच पधारे एक मोजीज पावना कैलाश चंद्र जी मीणा साहब, जिका अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक है और आज अपना अलबेलो राजस्थान स्टूडियो के माए पधारे है। आप गणेमान स्वागत है सर। नमस्कार आप सभी को, राम राम सर। आज मातृभाषा दिवस है, ये मौका पर आप कहीं कहना चाहो, कहीं संदेश देना चाहो राजस्थान का लोग मातृभाषा कमाई नहीं। आज जैसे आपने बताया मातृभाषा दिवस है तो हम सब लोगों को अपने गांव की भाषा बोलनी चाहिए और गांव की भाषा में अपने जो उद्गार हैं, अपने मन का जो भाव हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। और गांव की भाषा जैसे हिंदी में हम अंग्रेजी के बजाय हम हिंदी में ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं, और हिंदी के बजाय जो अपनी लोकल भाषा है, गांव की है, अपने इलाके की भाषा है, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। तो आपका जो गांव का जो कोई इलाको है, क्षेत्र है, वो जगरोटी इलाकों के अलावा दोसा को इलाको है, आप करौली रियासत को इलाको भी टाइम का, तो आपकी इसकी मातृभाषा भी क्या मैंने आपके सामने कोई को मौका आयो कि आप अफसर के सामने या कोई मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो और मातृभाषा को शब्द निकल गो और भी पर कोई हंसी को समावल बने हो जाता है कई बार, क्योंकि जो भाषा हमने बचपन से सीखी है, पढ़ी है, जो हमारे रोम रोम में बसी हुई है, तो हम बाहर आके थोड़ा बहुत हिंदी तो अब सीख गए, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द तो आ ही जाते हैं अपने गांव के, तो कई बार टोक भी देते हैं, अरे क्या बोल रहे हो। तो फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस होके और अपनी मातृभाषा को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये तो अपने रची बसी है अपने उसमें, तो शब्द आ ही जाते हैं गाँव ही जावे हैं। जो अपने मन से आपने बात निकले है ना, वो अपनी मातृभाषा में ही निकले हैं। बिल्कुल जी हाँ, कि आपने कुछ भी कोई बात करनी हो तो आपस में ही बात हो जाए, मातृभाषा में हो जाए तो बढ़िया रहे। वो एक आदमी एक राजा का दरबार में चले गो और वो 36 प्रकार की भाषा बोल दी, और 36 प्रकार की भाषा भी सेम बैठा का लहजा का मैंने एक कहीं के आदमी दूसरी भाषा बोलो तो भी को लहजो शुद्ध ध्यान पड़ जाए कि बा भाषा है। जी हरियाणा को आदमी अंग्रेजी भी बोल रहे तो आपका लहजा बोल सी हाउ डू डू रहे तो भी उठा पड़ जाए, वो अंग्रेजी तो बोल रही पर वो है हरियाणा को। 36 भाषाओं बोल गो, 36 की भाषा माने बैठा का ही लहजा कमाए और फिर पूछो बताओ मेरी भाषा कौन सी है। अब पूरा दरबारी चकित उगा के यार की भाषा कौन सी क्या पकड़ी जाए। तो एक कोई ज्ञानी आदमी हो वो भी खींचर लटकी देता है, बोली बार जना बोली वो राजस्थान क्योंकि आदमी की पीड़ा है भी को दर्द है भी को रोहणु है वो भी को मातृभाषा में निकले। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, उसी का उदाहरण के रूप में कई बार बहुत अंग्रेजी बोलते हैं अपने यहाँ के लोग, हर बात अंग्रेजी में करते हैं, और जैसे ही उसके पीछे कहीं कुत्ता पड़ गया
तो फिर उसको अपनी भाषा दूर हुश 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 करके फिर वो अंग्रेजी नहीं निकलती, फिर बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही निकलेगी जो गांव में अपने बचपन में सीखी है। बिल्कुल, तो जैसे आपने बोला लठ मारा तो वही भाषा निकली, ऐसे ही कोई विपत्ति आ जाती है तो भाषा वही निकलती है जो बचपन में हमने सीखी है। एक बार मैं कोई बाहर निकल रही हूँ और एक लड़की के पीछे कुत्तो पड़ रही है और वह कुत्ता ने करे प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया मुझे मत, प्लीज भैया मुझे मत काट देना प्लीज। मैं पारे से निकलता बोलो दूर है, अरे वो कुत्तो बाज को। तो वह लड़की बोली थी कौन सो मंत्र बोले कुत्ता ने भगा बाको। मुझको बेटा अलग अलग मंत्र वे, यहाँ अपने भैंस वे दूर खेत कमाए घुसकी बिन काट बाको भी मंत्र वे। बोले कौन सो मंत्र को दूर जो 100 मीटर दूर खेत कमाए भैंस घुसकी तो एक मंत्र 5 बार बोलो, ड्यो 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 ड्यो, वह अपना आप ही बाहर निकल जाती। अगर थारी बकरी पानी नहीं पी रही है तो एक मंत्र 5 बार बोलो, बकरी पानी पीवा लाग जैसी। कुत्तो थारो डीएक्टिवेट हो गयो एकदम बिकी बैटरी सुस्त हो गई, बिन एक्टिव करनो तो लिगे 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 शो, लिगे 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 शो 2 बार बोलो तन वो एक्टिव जैसी। ए मातृभाषा कटका, मातृभाषा तो मातृभाषा है। काई बात कर दी, मैंने तो पता ही कोनी और ठाई कोनी हो कि इया भी आपा कर सका। आपा यही तो चीज थाने चुप कराबा के लिए कौन सी भाषा चाले? प्रेम की भाषा। भाई देखो अब आपा आगे बढ़ा हाँ, है ना, जिया कि आज आपने साथ पधारिया हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षण जी हैं, तो वन संरक्षण के मायने में अगर आपा वर्तमान स्थिति जाना अपने राजस्थान प्रदेश की, तो कहीं कहीं मुख्य विशेष बातें आजकल हो रही है। जैसा आप सब अपन जानते हैं कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा प्रदेश है अपने भारत में, सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, लेकिन जंगलों के मामले में थोड़ा सा कम है क्योंकि रेगिस्तानी देश है अपना, बिल्कुल पानी की थोड़ी कमी है। अपने यहाँ की वेजिटेशन पेड़ पौधे की प्रकृति थोड़े दूसरे राज्यों से अलग है, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे लिए जो हरियाली है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी घनी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके लिए हमारे राज्य में कई सारे अपने सरकारी प्रोग्राम चलते हैं, किस तरह से हमारी हरियाली है उसको बचाएं और किस तरह से जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और उसके लिए इस बार सरकार ने 5 करोड़ पौधे जो है बांटने का लक्ष्य रखा है इस बारिश में। 5 करोड़ पौधे वो हैं जिनको हम बांट के और किसानों को, आम जन को, संस्थाओं को, हर आदमी को बांटेंगे ताकि अपनी धरा को ज़्यादा हरा भरा कर सकें। बिल्कुल। जब आप प्रधानमंत्री जी को बार तो एक वृक्ष माँ के नाम, और हर गांव के मायने हर आदमी हर जणो जणी जगह है एक वृक्ष माँ के नाम लगा रही है। लगावा के साथ साथ बिन सहेज नु बिन कहना जिन बड़ो पुष्पित पल्लवित करबो भी एक जिम्मेदारी है। पण जी आप बताओ आपने जी आथुनु राजस्थान है बेकमाइन वना की थोड़ी कमी है, नहीं दक्षिण दिखना तो राजस्थान देखा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, गिरवा का जंगल है बटे ने बहुत शानदार वातावरण है। आपने पश्चिमी आथुना राजस्थान में देखा तो जी यहाँ ताल छापर है, कृष्ण मृग पाया जाए, कस्तूरियाला मृग जगह पूरी दुनिया में कहे। आपने आकल फॉसिल वुड पार्क है जगह के मायने डायनासोर तक का आपने अवशेष पाया गया। तो वो जो पश्चिमी राजस्थान है एक मायने वन क्षेत्र बढ़ावा में कहीं कहीं चुनौतियां आ रही है। पश्चिमी राजस्थान आप देखो आज से 25 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया। बारिश का भी पैटर्न आपने देखा होगा, पहले जहाँ मुश्किल से 150-150 मिलीमीटर बारिश भी नहीं होती थी, आज कई बार आपने देखा है कि अपने रेगिस्तान में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ हमारे जो पिछले 30-35 साल में पेड़ लगाने का काम जो शुरू हुआ है उसके जो रिजल्ट अब आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है। अब जैसा अब एक सोच होती थी लोगों की वहाँ रेत ही रेत होगी, दोहरे होंगे, पूरे टिब्बे होंगे, रेत उड़ती होगी, वो स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब आप जाओगे तो आपको रेत के टिब्बे, जो टूरिस्ट जाते हैं हमारे लोग, वो रेत के टिब्बे देखने के लिए उनको जगह ढूंढनी पड़ती है। कुछ कुछ जगह बचा के रखे हैं रेत के टिब्बे, नहीं ज़्यादातर रेत के टिब्बे हैं सब अपने हरियाली से, पेड़ों से, झाड़ियों से सब कवर हो चुके हैं। तो आपको रेत के प्योर रेत के टिब्बे देखने के लिए तो आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये भी चौखी बात है कि भाई आप इतनो काम कर रहे हैं, जो रेतीलो स्थल है बी में भी आपने हरियाली उगा दी है, और जहाँ की अपनी संस्कृति में पेड़ पौधा को तो एक अलग ही महत्व है। अगर आप कोई भी त्योहार की बात कर लें, तीज त्योहार की बात करा तो पेड़ा की पूजा पहले आवे है। बिल्कुल है। जैसे वट सावित्री की अगर बात करा तो बड़ के पेड़ की पूजा हो जाए, पीपल पुन्यू की बात करा तो पीपल देवता की पूजा हो जावे, आप गोवर्धन पूजा करा तो आप पूरा पर्वत की ही पूजा करा, क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियां आपने पास हैं जो आपनो स्वस्थ भी रखे, आपने शरीर ने भी सही रख सके। छोटा छोटा पौधा की भी पूजा करा, तुलसी एकादशी मनावा, तुलसा जी की पूजा करा, तुलसा जी ने चूनड़ी ओढ़ावा, तुलसा जी को ब्याह करा, वो भी पर्यावरण को ही संदेश है। आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा करा, आप कजली तीज के दिन नीम जी ने कड़वा वृक्ष की भी पूजा करा, क्योंकि बी में औषधि गुण भरपूर है। तो आपने ये कोई त्योहारी को नहीं प्रकृति के बिना नहीं है। और आप धर्म ने देखा तो माँ जी की दुर्गा है, बिको वाहन बाघ है। आपा देखा भगवान शिव तो को वाहन है, जिसको वृषभ है, नंदी है।
तो आपने कार्तिकेय जी को वाहन देखा तो मोर है, गणेश जी को वाहन देखा तो मूसक है, शिव जी का गला के माए देखा तो अपना सांप है, विष्णु भगवान को वाहन देखा तो गुरुड़ है, सरस्वती जी को वाहन देखा तो हंस है। तो धर्म के साथ तो आपने बहुत ज्यादा जुड़े हुए पर्यावरण। और एक आपसे एक ये पूछूं कि आपने हर जिला का एक शुभंकर है, कोई ना कोई पक्षी या कोई ना कोई पशु वहां को शुभंकर बनाए हुए, तो इस जिला का शुभंकर बनाए एक के पीछे कहीं उद्देश्य है? आप जैसे आपने खुद नहीं बताया कि हमारे सारे देवी देवता हैं, उनके साथ कोई न कोई एक पर्यावरण का जैसे जानवर जुड़ा हुआ है, कोई न कोई पेड़ जुड़ा हुआ है। तो ये सब उसका एक मैसेज यही था, हम सब लोगों को यही समझाना है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रकृति का हर जानवर, चाहे मूसक से लेके अपना हाथी तक है, एरावत हाथी है, बाघ है, हिंसक जानवर बाघ भी है, जो जहरीला सांप है वो भी भगवान के गले में रहता है। तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है हमारे सृष्टि में जो अनुपयोगी हो या जिसका उपयोग नहीं हो, जिसको हम पाल नहीं सकते, जिसके साथ नहीं रह सकते। तो ये सब बताया गया है कि हम किस तरह से प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। पेड़ पौधे आपने बताया, छोटा सा पौधा तुलसी, उसकी भी पूजा होती है। बड़े वृक्ष हैं उनकी भी पूजा होती है, उनको हम धार्मिक रूप से मानते हैं। तो उनके जो औषधीय गुण हैं, किस तरह से मानव जाति के लिए, सृष्टि के लिए उनके औषधीय गुण जरूरी हैं। तो उनको प्रकृति से जोड़ने के लिए हमारी पुरानी परंपराओं में ये सब चला आ रहा है, किस तरह से प्रकृति का हर एक छोटे से छोटा पौधा, जैसे अपन घास है, दूब है, दूब को हर अपन पूजन में काम लेते हैं। तो घास से लेके, दूब से लेकर बड़े बड़े जो वट वृक्ष हैं, उन तक का महत्व हमारे पूरे जीवन में ऐसा रच बस गया है कि हम पैदा होते से लेके मरते तक उन चीज़ों से अभिन्न नहीं हो सकते। तो उसी कड़ी में जो हर एक ज़िले में अभी हमारी राज्य सरकार की सोच थी, क्यों ना एक ज़िले की पहचान दी जाए, ताकि उस ज़िले वासियों को एक एक पक्षी, एक एक वहाँ के उद्योग धंधे हैं या हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको ज़िले का एक सिंबल बनाया, ताकि उस ज़िले में उसको पहचान मिले, उसका संरक्षण हो और ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण उस बहाने हो सके। तो हमारे जैसे 33 ज़िले हैं, अब बढ़ के ज़्यादा हो गए, तो हर ज़िले का एक शुभंकर, एक जानवर, एक पक्षी दे दिया, तो कम से कम उस पक्षी की एक विशेष महत्व हो जाता है। क्योंकि हम रोज़ की भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे पक्षी भी हैं। जैसे गौरैया है, पहले आपने देखा होगा अपने घरों में दिन भर उड़ती रहती थी, घोंसले वहीं बनाती थी घर में ही। घोंसले बन गया जब तक अपन कुछ छेड़ते नहीं थे उसको, अरे नहीं इसके बच्चों को उड़ जाने दो एक बार। यहाँ तक कि अपने कूलरों में घोंसले लगा देती है। गर्मी का सीजन आ जाता है, हमें लगता है कूलर चालू करना है पर ये घोंसले दे दिए, तो हम गर्मी मर लेंगे 1 महीने तक, लेकिन जब तक वो घोंसले के बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं, जब तक उसको छेड़ते नहीं है। तो ये हमारी भावना है अंदर से, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, कितने छोटे छोटे जानवर हैं, उनके पास क्या है, हम सबका एक दूसरे का सहारा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के शुभंकर बनाएं, ताकि उनका संरक्षण हो, लोगों में जागरूकता ज़्यादा ज़्यादा हो। वाह पूजा जी, मारे के भाई साहब आज का जयपुर का माए मकान बनाया बहुत जोरदार ताऊ जी लड़का, और बेपाज हमारे पापा ने भी बुलाया मकान दिखावा के लिए। पूरा मकान दिखा पूछो कि मकान किसको लाग्यो काको सा, कि यार मकान मन तो चोको कौन लाग्यो। अब जो आदमी करोड़ों रुपया लगा मकान बनाओ, आ कदे तो मकान चोको कौन लाग्यो, तो मैं पूछ रहे की कारण से चोको कौन लाग्यो। तो बे मकान के मायने पे कांटा सा लगा रखा, कोई चिड़कली कबूतर नहीं बैठ जाए ऐसे यहाँ के ऊपर जगह जगह। बोले यार ए की वजह से बंचों को कौन लाग्यो। अब बताटे चिड़कली की है ब्यासी, बताटे कबूतर घुसड़ो की है गाल सी। और घर केवल आपनो अकेला को घर को नहीं, मिनका को नहीं है, वो छिपकली को भी घर है, वो ऊंदरा को भी घर है, वो चिड़कली को भी है, वो कबूतर को भी है, वो कॉकरोच को भी है। जी वन के मायने जी सारा जीव रहे भी, घर के मायने भी सारा जीव को वो आसरो है। और ये आचरण तो बंद कर दो, इले चुको कौन लगियो भाई, हाथियों हाथ में कांटा वाटा सारा हटा लिया। तो हर जीव के साथ मनुष्य को जो जुड़ाव है वो बहुत जरूरी है। जी जी अंकित है, अभी घर की बात बोली तो आजकल सबसे बड़ी परेशानी रोज रोज न्यूज़पेपर में देखने मिला है कि भाई बाघ आ गयो, बगेरो आ गयो, कॉलोनी में आया आ गयो। तो भाई अपनी गलती है, आपा भी को घर बर्बाद कर दिया, तो वो अब आपके घर में आ रहे हो। आपा ना 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 वो अपने घर में को नहीं आ रही, आपा भी का घर में घुस गया, वो तो आपकी टेरिटरी में घूम रही है। हाँ, तो बिने लगे कि भाई आपनो जो जंगल है वो खत्म हो गया, तो अब आपा बाहर ना चला। अब बड़ी बात है, आपा बाघ ने बचावा के लिए काई कर रहे हैं, क्योंकि जो जीवन चक्र है आपनो एक बाघ का हटवास है वो पूरा खराब हो जाए। बाघ का जैसे आप देखें कि राजस्थान में बाघ के संरक्षण पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान है सरकार का और सभी लोगों का। आज बाघ देखो सब जगह, पूरे विश्व में भी इसका कितना नाम है, कितना इसका क्रेज़ है। खासकर हमारे जो टूरिस्ट आते हैं वो रणथंभौर अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी इतना फेमस है। जो भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आएंगी वो रणथंभौर ज़रूर जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा जैसे यहाँ जयपुर में अब झालाना सफारी हो गया, लेपर्ड सफारी,
वो भी उसी तरह से जो रणथंभौर की तरह उभरता जा रहा है नाम। और बाघ आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है। आप ये देखें, बाघ हमारे जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, जहाँ जिस एरिया में रहता है, उसकी एपेक्स स्पीस, मतलब सबसे ऊपर टॉप स्पीसी है। टॉप स्पीसी को हम बचाएंगे तो उसका पूरा पर्यावरण बच जाएगा। तो कई बार हमारा जैसे दूसरे जो आम भाषा में बच्चों को या गांव वालों को समझाते हैं तो ये कहते हैं कि जंगल को उगाने में या जंगल को बचाने में या इसको समृद्ध करने में टाइगर की बहुत बड़ी भूमिका है। वो कैसे भूमिका है उसकी, वो कहते हैं टाइगर कौन सा बीज लगाता है, टाइगर कौन सा पानी देता है उसको। तो टाइगर बीज लगाता नहीं है पर लगवाता है। वो उसकी उपस्थिति से जंगल में बीज लगते हैं। कैसे? जैसे आप गए, जितने भी जानवर हैं जो अपने फल फ्रूट खाते हैं, फलियां खाते हैं, वो अगर कोई वो नहीं हो, आपके बाघ नहीं हो, कोई भी शिकारी जानवर नहीं हो, तो क्या करेंगे? आलसी हो जाएंगे, अपने खाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे। तो उनका बीजों का जो डिस्पर्सल होता है, एक जगह से खाए दूसरी जगह भागते रहते हैं। कौन करेगा वो? तो भागते रहते हैं, यहाँ के बीज वहाँ पहुँचाए, वहाँ के बीज यहाँ पहुँचाए। दूसरे जानवर होते हैं वो ज़मीन को खोद खोद के जड़ें खाते हैं, कुछ खोदते हैं, तो वो हल चलाने का काम करते हैं पूरे जंगल में, ताकि मिट्टी का बदली हो सके। जैसे अपने खेतों में हल चला के करते हैं, जंगलों में ये सारे जानवर हल चला के करते हैं, भागते हैं, वो ज़मीन खुदती है, बीजों के लिए तैयार होती है। तो इस तरह से सारे जानवरों का एक बहुत डेलिकेट, जिसको कहते हैं नाजुक चक्र बना हुआ है। तो नाजुक चक्र के एपेक्स पे हमारा टाइगर बैठा है। तो टाइगर को हम बचा रहे हैं, तो सिर्फ टाइगर को नहीं बचा रहे हैं। कई बार कहते हैं कि साहब 50 टाइगरों के लिए इतने करोड़ खर्चा कर दिया। टाइगर तो एक उसका मुखौटा है, हम उसको बचा रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो टाइगर को बचा लिया मतलब आपने पूरे सिस्टम को बचा लिया। और टाइगर कहीं रह रहा है, बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक ये दर्शाता है अब वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वो जंगल है, कितना हेल्दी है। तो टाइगर उसकी हेल्थ को दर्शाता है। और उसी कड़ी में अभी जैसे हमारे राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए हैं। अपने रणथंभौर, सरिस्का पहले थे, मुकुंदरा नेशनल पार्क कर दिया था, उसके बाद में बूंदी में आपका रामगढ़ विषधारी बनाया है, और अब नया आपका करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बनाया है, जिसमें अभी कई टाइगर हैं। और ये कोनो नेशनल पार्क के मायने में का चीता है, पमो भी एक चीतो भाग रहा अपने राजस्थान का मायना आएगो, तो कई राजस्थान में भी चीता के लिए अनुकूल व्यवस्था है। अभी इस बारे में हमारे जो है एक्सपर्ट लोग खोज रहे हैं कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान और एमपी दोनों अगल बगल में, तो इनके भौगोलिक परिस्थिति में, यहाँ के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, समानता है, बहुत ज़्यादा समानता है। केवल एक नदी उसको बीच में पार्ट कर रही है। उधर साइड में एमपी है, इस साइड में अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में भी चीतों के लिए जो है संभावनाएं देखी जा रही हैं, और कौन से इलाके में कहाँ कहाँ उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो जानवर हैं, फ्री हैं। ये तो एमपी और राजस्थान तो हमारे लिए है, उसके लिए तो सब उसका घर है। सही है। अच्छा, आप जी बताए गोरैया पहली कत्ती होती, घरा का फुदकती मिलती, खाणू खाता बका आसपास मंडरावा लग जाती, लोग रोटिया का टुकड़ा कर बन डालिया करता। अब गोरैया की संख्या घट गई, और गिद्ध आप टावर पड़ा देखता आता, गिरज गाँव वाला होता, आज का तो वह बिल्कुल लुप्त ही होगा। तो एज का लुप्त हो रहा जानवर, आंसू पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े। नकारात्मक फर्क ये पड़ रहा है कि पहले जानवर मरते थे, हम जब छोटे छोटे थे बचपन में, तो जानवर मर गया उसको डाल के आते थे, कुछ लोग आते थे, उसकी जैसे चमड़ी को हटाया, और शाम तक आते थे स्कूल से, तब तक तो जानवर खत्म, कंकाल, केवल उसका कंकाल बचता था। इतने गिद्ध आते थे, वो जब तक स्किन उतार रहा है तो उसके चारों तरफ 50 गिद्ध बैठ जाते थे, और जैसे ही उसने अपना चमड़ी हटा के दूर हुआ और शुरू हो जाते थे, और 2-3 घंटे में तो जानवर साफ। आज जानवर को हम डालते हैं तो सड़ता है, कितनी बीमारियां पैदा करता है अपने यहाँ। तो उसकी दुर्गंध कहाँ जाएगी? बीमारियों के रूप में परिलक्षित होती है, क्योंकि हमारे गिद्ध खत्म हो गए। गिद्ध खत्म होने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस तरह की दवाइयाँ, इस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज किए हैं, उसका एंड रिजल्ट जाके गिद्धों पे पड़ता है। तो मतलब कि एज का आप रासायनिक उर्वरक यूज कर रही हैं, दवाइयाँ यूज कर रही हैं, सब्जियां के मायने ए अपने लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। जब आप ऑक्सीटोक्सिन को वो इंजेक्शन भैंस ने पौसाबा के लिए, गाय ने पौसाबा के लिए लगायो, बिना खाबासु से गिद्ध नष्ट बस गए, तो भी को दूध पीबासु तो एक मानव पर भी तो नकारात्मक प्रभाव भी को पड़ रही है। डायरेक्ट भैंस को लगा रहे हैं, उसी से नहीं होता। भैंस को जो चारा हम दे रहे हैं, उस चारे में हम कितना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो चारे को जो खा रही है उसका एंड रिजल्ट जो है वहाँ जाके पड़ता है गिद्ध पे। तो केवल भैंस को इंजेक्शन लगाने से ही नहीं, हम जो फसलों में जो पेस्टिसाइड दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं, उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो जाके भैंस के थ्रू गिद्धों पे जाके पड़ता है, और उसकी वजह से उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आजकल हर कोई व्यक्ति आई बोले भाई खाबा में वो स्वाद नहीं है,
पहले की जो सब्जी बनेगी भी को स्वाद ही अलग हो। पहली अगर कुछ सुगंध आ जाती कि आज भाई नई सब्जी बनी है, नया मौसम की आपने सब्जी आ गई है, वो ई को कारण आ ही है कि अपन बेफिजूल की चीज़ें अपनी खेती बाड़ी में डाल रहे हैं, जिसे अपना स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहे हो, भी से स्वास्थ्य भी खराब हो रहे है। और जो अपना जंगल की उपज की सब्जी आज भी आपा बनाओ तो वो शुद्ध जैविक है, शुद्ध जैविक है। कोई भी खाद आज आपने जो खेजड़ी है लोड़िया पर कड़ी बाग हमारे कोई यूरिया नहीं जा रही है, तो खेजड़ी की सांगरी कितनी बढ़िया है। खान पान तो राजस्थान कोई कुमटिया है, अपना केर है। अब सीजन चल रही खीपोड़ी, खीप की फड़ी लागे, अब 15 दिन की सीजन में कहीं सब्जी बना साहब कमाल की। तो इसकी जंगली उपज है, आज जितनी भी औषधियां हैं सारा बेच जी जंगला में ढूंढ लावे, क्योंकि वो शुद्ध जैविक है। अगर आप कटे बादशाह भी में खाद वाद देसी यार बकर से तो बहुत नाश कर देती स्वास्थ्य ने। तो औषधीय गुणों से भी भरपूर है जंगल। औषधि क्षेत्र के मायने जंगल की कितनी भूमिका है। जैसे अभी आप बता रहे थे, मैं भी एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं अभी गांव गया था, तो गांव से हमारे जो उगती हैं लौकी घिया जिसको अपन बोलते हैं, वो मुझे बांधी थी। वो बड़ी सी होती है और उसका कलर भी जैसे अपने यहाँ घिया आती है उसका एकदम एक जैसा कलर, और ऐसी आती है जैसे कहीं फैक्ट्री में से बन के आई हो। साइज एक जैसी, चमकदार, जहाँ कोई दाग धब्बे नहीं। और गांव से जो घिया आती है उसमें दाग धब्बे उस तरह के आते हैं, लंबी सी। तो मैं उसको काट के ऐसे ही बताते हैं घिया अच्छी फायदा करती है, तो मैंने काट के खाया। तो उसका टेस्ट आप देखो पूजा जी, मैं बताऊँ इतनी बड़ी घिया थी, मैंने कि इसकी सब्जी में तो बनाना, मैं 2 दिन में उसको सलाद की तरह खीरे की तरह कच्चा खा गया मैं। और मैं यहाँ से घिया लाया, इतनी अच्छी दिख रही थी कच्ची सी, उसको खाया तो एक गस्सा नहीं खा सका मैं। आप सोचो जब आप कह रहे हैं ना सब्जी में स्वाद नहीं है, जब आप खा के उसको पहले ही कच्ची को टेस्ट कर लो, कितना फ़र्क है दोनों में। बस यही फ़र्क है अपने दवाई में इसमें। इसीलिए मेरा तो खुद का अनुभव यह है कि मैं जब दुकान पर जाता हूँ, मंडी में जाता हूँ, तो जो चमकदार सब्जियाँ हैं, चाहे वो बैंगन हो, घिया हो, गोभी हो, लेनी नहीं है, मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं वैसी दुकान पर जाता हूँ जहाँ वो टेढ़ी मेढ़ी सी होंगी। उसका एक साइंटिफिक कारण आप समझिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो कीड़े लगते हैं या कुछ वो लगते हैं फंगस, अपने भी जब बीमारियाँ होती हैं, या बच्चे पहले अपन गांव में खेलते थे तो अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती थी। आजकल शहरों में क्या है, लोगों को बिल्कुल बचा के रखते हैं बच्चों को, नहीं मिट्टी में मत खेल, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, उससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई बच्चों की। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों को ये अवेयरनेस आ रही है कि नहीं, बच्चों को मिट्टी में वापस खिलवाओ, खेलने दो, ताकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो इसी तरह से इम्यूनिटी पेड़ पौधे, फल सब्जी फूल हैं, इनकी भी डेवलप होती है। तो जब इनको कीड़े लगेंगे तो प्लांट में अपने आप ही एक रिएक्शन होती है। अब उस कीड़े को मारने के लिए उसमें एक केमिकल वो है रिएक्शन डेवलप होती है। जैसे अपने शरीर में कोई चीज़ इन्फेक्शन आता है तो शरीर उससे लड़ता है, एंटीबॉडीज आपने बन जाए। इसी तरह से वो फल सब्जी जो हैं उनमें भी जब कीड़ा लगेगा तो पेड़ उससे अपनी रक्षा करने के लिए लड़ेगा। अब अपन ने जितना भी पेस्टिसाइड देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो उसको लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। तो उसके जो वास्तविक गुण थे उस सब्जी के, फल के, वो वास्तविक गुण उसमें डेवलप ही नहीं होंगे। तो ये फ़र्क है कि जो हम फल खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम फल खा रहे हैं, लेकिन हमें जो उसके भरपूर गुण मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमने उसमें वो डेवलप होने ही नहीं दिए। जिस तरह से हम मानव के लिए चाहिए अपना सेल्फ डिफेंस, इसी तरह से पेड़ पौधे, इनमें भी सेल्फ डिफेंस की एक बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने जो ऑर्गेनिक है, क्यों महत्व है उसका, आप जो बता रहे हैं सांगरी है, खीपोड़ी है, कैर है, क्योंकि इनमें अभी हम ना तो पेस्टिसाइड दे रहे हैं ना दवाई दे रहे हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से डेवलप हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, और उनमें वो भरपूर गुण हैं जो हमारे लिए पोषक तत्व हैं, हमारे लिए गुणकारी हैं। बिल्कुल सही। तभी तो कोई चीज़ आपने फ़ायदो कर रही है। जी हाँ, कि आप देख रहे हैं कि जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। आपने जी हाँ अभी पहले ही बात करी कि बारिश पहले थोड़ी सी होबो करी, अब बाढ़ आ रही है। गर्मी पहले हल्की पड़बो करी 25, 30, 35, और अब 48, 50 तक आपनो पारो पहुंच गयो। सर्दी की देख लो, हाल ही में सर्दी गई है, जाती भी जा रही है और आती भी जा रही है, और इतनो जाड़ो पड़ गयो है कि बीकी कोई बात ही कौन कर सका। तो कहीं जो आपने शुरू में कविता बोली कि सूरज की किरणें कह रही हैं आपस से कि भाई संभाल लो अपनी धरती ने फिर से, तो कहीं सिर्फ जंगल लगा बस है, यानी जंगला ने बचा बस है, आप अपने पर्यावरण ने भी बचा सका। देखो, पर्यावरण, जंगल पर्यावरण का एक छोटा सा भाग है। अगर हमको पर्यावरण बचाना है तो जंगल के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपने कोविड के टाइम देखा, जब सब हम घरों में कैद हो गए थे, तो अपना पर्यावरण 1-2 महीने में कितना साफ सुथरा होने लगा था। सारी नदियाँ साफ हो गई, जंगलों में एक अलग ही रूप आ गया। तो सब लोगों ने महसूस किया कि ये हमारा दखल है, जो हम ज़बरदस्ती जाके पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। आप देखो, हम अंधाधुंध वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में से कितना धुआं निकल रहा है। हमारी जो मानव गतिविधियां हैं वो हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रही हैं।
हम जब टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो हम कोई रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म तो करते नहीं है, जहाँ जाएंगे वहीं कचरा फैला के आएंगे, उसको गंदा करके आएंगे। जबकि हमारा काम है जहाँ जाते हैं एक किस लिए जाते हैं, हमको वो बहुत सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, तो हम अच्छी जगह पर गए और जो हमसे पीछे जाएंगे उनके लिए हम गंदा करके आएंगे। तो अगर यही चलता रहा तो जितनी भी अच्छी जगह हैं सब गंदी हो जाएंगी, कहाँ जाओगे फिर। तो इस तरह से हमें रेस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में हर क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने की जगह पेड़ पौधे लगाएं, हमारी जो दिनचर्या है उसको भी हम इस तरह से बदलें ताकि पर्यावरण को कम से कम प्रभाव पड़े। एक आपने सर पिपलांतरी गांव है और वो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी नजीर है पूरा विश्व के लिए, और बटे को एक साधारण से एक सरपंच आदमी की इनकी मुहिम चलाई तो बिहान का सरपंच हर गांव के माए पैदा हो जाए। तो आप कहीं कहना चाहोगा सरपंचान? श्याम सुंदर पालीवाल जी हैं पिपलांतरी के, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और महीने में हमारी 2-4 बार बात होती है। जब भी वहाँ नया कुछ डेवलपमेंट होता है वो मेरे को भेजते रहते हैं। तो मैं पिछले काफ़ी सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और आप देखो उनका देश में ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। शायद आपको पता ना हो, यूरोप के कई देशों में स्कूल की टेक्स्ट बुक में पिपलांतरी गांव का एक चैप्टर आया हुआ है। तो ये ना केवल उनके लिए बल्कि हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, कैसे एक आदमी की एक सोच ने, एक जिद ने एक इतना बड़ा मॉडल तैयार कर दिया। जैसे पहले किसी ज़माने में अन्ना हजारे जी का रालेगांव सिद्धि का एक उदाहरण देते थे, अब दूसरा हमारा ये पिपलांतरी गांव एक उदाहरण के रूप में बन गया है। तो उनका जो एक सोच थी कि ना केवल पर्यावरण पर, उनका एक होलिस्टिक सोच थी, किस तरह से हम पूरा सिस्टम को लेके एक ऐसा मॉडल बनाएं ताकि उसका जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पहले उस गांव में आप जाते थे तो हम माइनिंग जो आपका ये मार्बल निकलता है, तो उस गांव में आसपास चारों तरफ मार्बल की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, और वो जो खानों से ओवर डंप निकलता है उसके बड़े बड़े पहाड़ बन गए जिस पे गर्मियों में रेत उड़ती थी, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा था। वहाँ हरियाली का नाम ही नहीं था, जो पेड़ पौधे थे उन पे भी वो जो है सफ़ेद सफ़ेद इसकी परत सी जम गई थी। तो गांव ऐसे लगते थे उजाड़ से, कभी किसी का जाने का मन नहीं करे। और आज उस आदमी की जिद ने आप देखो उस गांव को एक स्वर्ग बना दिया है। वहाँ सरकार भी आगे से आगे जाके एक से एक नई चीज़ें खोल रही है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला है वहाँ पे। उस गांव में जाओ तो आपको लगता है कहाँ आ गए। बिल्कुल। तो ये एक आदमी की सोच है, जिद है, और उसने ठान ली तो उसने करके दिखाया। और अब अच्छी बात यह है कि हमारे जैसे मेरे साथ भी कई नए सरपंच आ रहे हैं, यंग लड़के हैं। मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि एक बार पिपलांतरी जाके आओ, आप भी सीखो। और खुशी की बात यह है कि हमारे बहुत सारे नए सरपंच हैं, यंग लड़के हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं अपने नाम के लिए। तो इस तरह के मॉडलों को कई जगह अपना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में इस तरह के काम हो ताकि जनमानस भी इससे जुड़े और हमारा न केवल पर्यावरण बल्कि सर्वांगीण विकास, भाईचारा, ये सब भी बढ़ता रहे। तो मैं दूरदर्शन का माध्यम से राजस्थान का जितना भी सरपंच है बासु आग्रह करूँ, राबाड़ा जिला चुनाव के बाद में नया सरपंच बनसी बा सगड़ा सो हाथ जोड़ निवेदन है कि जिया पाली का श्याम सुंदर जी पालीवाल एक सरपंच है और वहाँ का वन विभाग का एक बड़ा अधिकारी, वहाँ का फैन है, वहाँ का प्रशंसक है, वहाँ का दीवाना है, वहाँ का मुरीद है। तो राजस्थान का सगड़ा सरपंच भाई बनो तो इयन का ही बनो कि आप जियन का बड़ा अफसर भी आपका फैन बने, पूरी देश दुनिया के मायने आपकी बातें चले, आपका जिसका करेड़ा काम है, जिसका चैप्टर का मायने पूरी दुनिया के मायने पढ़ाई जाए। तो निश्चित रूप से आप सारा का सारा संकल्प लेसिया तो ये राजस्थान का मायने पर्यावरण के प्रति कोई चिंता बचे ही नहीं, बल्कि आप गौरव महसूस कर सकेंगे। मगर राजस्थानियन को है जो कम विविधता होता है में भी, एक कने रेगिस्तान है, कटे पठार है, कटे पहाड़ है, कटे मैदान है, लेकिन फिर भी राजस्थान के पर्यावरण का मामला वहाँ एकदम पूर्णतः आश्वस्त था। और आप सारा जना लोग मिल और वो काम कर ये मामला का मैंने आप क्यों 2 लाइन में भी बोलना चाहूँ कि भैया आपने सोच ऐसी रखनी है, आपा सोच या नहीं रखा कि मने रास्तों साफ मिले। मैं सोच ऐसी नहीं रखूं कि मने रास्तों साफ मिले, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं जठे जाऊं बटे खुद अपना पाँव से रास्तों साफ करती हूँ। कि आपन ऐसो विचार रखा जिया कि पिपलांती गांव का व्यक्ति ने रखियो कि भाई हर जगह हरियाली हो जाए, तो मेरे गांव से ही शुरुआत करूं। तो मैं भी आज अपना ही घर से शुरुआत करूं। जो भैया की बात करी है, जो चिड़िया की बात करी है, वो मेरे घर में भी आवे और सुबह शाम चहकती रहे। बिल्कुल सर। फुटरा वो यहाँ सुई है भैया चिड़ी है भी का घुसाड़ा देगा कदे आप? मैं को ताजमहल को कारीगर भी एक बार तो आ जाए तो भी इनको घुसाड़ो नहीं बना सके। और मैं तो खूब को शिल्पकार भैया चिड़ी, शिल्पकार भैया चिड़ी बा निरुपम घड़ियो नीड़ और एक ही पेड़ के लागरी ताजमहल की भीड़
है कि नहीं? तो ये तो सौंदर्य है वो दीड़ हुई पक्षा को तितलियां को सुंदरता कटे मिल सके अपन तितलियां के बिना मधुमक्खियां के बिना कहीं परागकण और फसलां डेवलप हो सके? हाँ बिल्कुल नहीं सही है। बात। हर एक जीव को महत्व है साहब, हर एक जीव को महत्व है। ए छोटा छोटा जी आप तितलियां मधुमक्खियां ए भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और ए परागकण में एक कमाए देखा जाए तो बड़ो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। तो आप कहीं कहना चाहोगे? हमें इसी को हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता। हाँ अगर जैव विविधता होगी तो हम बचे रहेंगे। हम जैसे कई बार मोनोकल्चर करते हैं कि आप जंगल का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जब वही जंगल है। आप जैसे रेगिस्तान में जाते हैं, कई बार कहते हैं, मेरे से कोई कहता है अरे राजस्थान में तुम्हारा क्या है कि जंगल है। मैंने कहा जंगल का मतलब क्या समझते हैं? आम आदमी को ये लगता है बड़े पेड़ हुए, हरियाली हुई तो जंगल हुआ। जंगल हो गया। आप रेगिस्तान में जाके देखो, रेगिस्तान में किस तरह के छोटी झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन पर उनका आश्रय है। आप उन जीव जंतुओं को यहाँ ले आओ बड़े जंगल में, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वो। तो भगवान ने हर जगह के लिए उसी तरह की वनस्पति दी है, उसमें सर्वाइव करने के लिए उसी तरह के जीव दिए हैं। आप रेगिस्तान में उस तरह के पौधे लाओगे तो नहीं चलेंगे, इन पौधों को हिमालय में ले जाके लगाओगे तो नहीं चलेंगे। तो हर पर्यावरण का, हर जगह का अपना एक महत्व होता है। तो कितना भी छोटा जीव हो, कितना भी छोटा पौधा हो, उसकी अपनी एक भूमिका होती है। हमारे शरीर में कितने सारे छोटे छोटे अंग हैं, हमको दिखते भी नहीं, हमने कभी देखे भी नहीं है। हो सकता है कईयों का तो हमने नाम भी नहीं सुने हैं। इसका मतलब वो ये नहीं है कि बेकार है, वो काम नहीं कर रहा। शरीर में अपना काम कर रहा है, हमें दिख नहीं रहा है या हमें समझ नहीं है, वो अलग बात है। एक डॉक्टर को ही पता है कि आपका कौन सा अंग का क्या इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से हमारे जानकार लोगों को ही पता है किस प्रजाति का क्या रोल है अपने सृष्टि में, अपने जीवन में, दिनचर्या में। तो हमें सबको बचाना है, भले ही हम उसको जाने या नहीं जाने। जी गोडावण तो आपने राजस्थान का ठेठ रेगिस्तानी इलाका में अभियान की और गोडावण संसार में कटे और कटे मिले ही को नहीं। आपने राजस्थान में देखा तो उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, मंगोलिया भट्ठों से एक पक्षी खींचो चले आवे कुर्जा, और आपने राजस्थान का तालाबा का मायने रहे। आपा देखा आपनो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो ठेठ साइबेरिया सु किसेडी जी की बे साइबेरियन सारसा बैठे आवे। तो राजस्थान की जगह संस्कृति विविधता विदेशा ने भी आपने आकर्षित करे और एक में महत्वपूर्ण भूमिका है राजस्थान का संगीत की, राजस्थान का गीत की। तो आओ राजस्थान को एक मीठो सो हिचकी गीत सुना। सो मेवात क्षेत्र को प्यारो सो गीत है हिचकी। सजनायूं मत जानियो, सजनायूं मत जानियो, प्रीत प्राणी नहीं हो। उमर बेल की बेलड़ी, अरे दिन दिन दुगनी मारो भाती लोची तारे, भाती लोची तारे। हे माने आवे हिचकी रे, आवे हिचकी भाती लरी आवे अबलूड़ी, भाती अबलूड़ी भाती लोची तारे, भाती लोची तारे। फिर आवे हिचकी मारो आली लोची तारे, फिर आवे हिचकी। अरे ने करो बाजरो, ने करो बाजरो रे मार चिड़िया चुग चुग जाए भवरसा, ओ भवरसा जी ओ भवरसा, चिड़िया चुग चुग जाए रे। मारे दखनरी चाकरी, मारे परसरी चाकरी, मार बालम भूखो नहीं जाओ, मार साहेब भूखो नहीं जाओ। खाली लोची लोची तारे फिर आवे ही ये मारू, खाली लोची तारे फिर आवे ही चकी। थे परदेसा मत जा, अरे ओ भंवरसा जी ओ भंवरसा परदेसा मत जा। अरे परदेसारी कोमणी, परदेसारी कोमणी, अरे राखेला बलमाव, अरे राखेला बलमाव मारू। आली लोचदारे बेरने आवे हिचकी मारू, आली लोचदारे बेरने आवे हिचकी, आवे हिचकी 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 हिचकी। ओ आवे हिचकी रे फरी आवे अबलूड़ी,
हनी लरियावे अपनी मारो हनी लो चितारे मारो हनी लो चितारे बेरड़ आवे हिचकी मारो हनी लो चितारे बेरड़ आवे हिचकी अरे डूंगर माथे डूंगरी डूंगर माथे डूंगरी मर सुनो गरे सोनार ओ बवरसा जी ओ बवरसा सुन घोड़े सोनार रे अरे पिछिया घर दो बाजड़ा पिछिया घड़ा दो बाजड़ा और पायल रोशन कार छमा छम पायल रोशन कार हाली लोची तारे मारो हाली लोची तारे बेर आवे हिचकी मारो हाली लोची तारे बेर आवे हिचकी अरे आवे हिचकी 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 ओ आवे हिचकी रे बने आवे अपलूड़ी बने लरी आवे अपलूड़ी मारो हाली लोची तारे मारो हाली लोची तारे बेर आवे हिचकी मारो हाली लोची तारे बेर आवे हिचकी वाह बादिलो चितारे बैरण आवे हिचकी। और भाई बहना गीत के साथ अपने साथ हाजिर है अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैलाश चंद्र जी मीणा साहब। असो आप बातें चल रही हैं और साथ ही साथ आप राजस्थानी संस्कृति की आपने पर्यावरण की बातें कर रही हैं, साथ में आपने मरवण जी मैं हूँ। और मैं आप पूछना चाहूँ जी कि आपने अभी बात करी कि आवे हिचकी, तो भाई हर कोई को बचपन एक अनूठो बचपन होवे है, तो थाने भी कभी अपना बचपन की हिचकी आवे है? हिचकी को मतलब ही याद है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गांव में अपन घूमते थे, गांव का मुझे अभी भी याद है, सारे दिन हम खेलते ही रहते थे। मतलब हमारी माँ को, जिसको हम काकी कहते हैं, तो हमारी आजकल तो माएँ पीछे पड़ी रहती हैं, बच्चे को पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अरे छोरा काई कर रहे तू पढ़ ले। हमारी काकी का, हमारी माँ का सबसे बड़ा काम था कि इसको खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिलता था खेलने के। स्कूल से आए, बस्ता फेंका घर में और गए खेलने, और रात तक खेलते रहते थे। फिर हमारी काकी वहाँ जाती गांव में और अरे आजा छोरा खाना तो खा ले, आजा छोरा खाना तो खा ले, अभी रुक जाए, अभी अरे काकी रुक थोड़ी देर, रुक रुक। वो बेचारी वहीं सो जाती थी। फिर 12-1 बजे हम खेल के जब फ्री होते थे तब उसको उठा के लाते थे, रात को सीढ़ी मांगड़ी जो भी रोटी पड़ी रही घर पे वह खा फिर सो जावा। तो गाँव में तो हमारा काम ही यही हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेलवो, ज़्यादा से ज़्यादा मस्त रहवो, पर्यावरण के साथ रहना। तो वही चीज़ें आज भी हमको अच्छी लगती हैं। आज भी हम जैसे बाहर पहाड़न पर चले जाएं हम ट्रैकिंग करवा के लिए, और ट्रैकिंग में जो आनंद आवे है ना, हम बड़ा बड़ा रिसोर्ट होटल में जाए वहाँ कोई आनंद को नहीं, लेकिन जो संतुष्टि मिलती है दिल को वो मिलती है हमें पहाड़ों पे। तो कई लोग तो हम कहें बड़ा बावड़ा आदमी है, यूँ फालतू में घूमते रहे, इनके पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया रहबा को घर है, AC सब कुछ है, लेकिन ये जंगल में क्यों भटकते रहे कांटान में, चारों तरफ हमारा कपड़ा फट जाए, हाथ छिल जाए, लेकिन फिर भी हम आनंद आया हमको। क्योंकि नेचर के साथ जुड़ना, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा एक सुखद अनुभूति है जी। आज भी आपकी दिनचर्या जारी है? सोशल मीडिया पर मैं आपने देखूं तो आप साइकिल चला रही हो, और साइकिल भी हेलमेट लगा चलाओ, और योगा कर रही हो, और वो शीर्षासन तो एकदम ही कर दिया जैसे कोई खजूर को पेड़ खड़े नीचे माथा और ऊपर टांग। व्यायाम में, कसरत में, योगा में और साइकिलिंग में ताकि आज भी रुचि है, और थे बचपन में भी खूब खेला करता। और मैं तो एक कहावत सुनी है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे वो बनोगे नवाब। तो खेले कूदे और फिर भी बन गए नवाब। तो आज की पीढ़ी ने कहीं संदेश देना चाहो कि खेल कूद को कहीं महत्व है, या नवाब बनवा के लिए केवल किताबी कीड़ो बनवा जरूरी है? आप तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व धनी का। भाई मेरा तो ये कहना है कि देखो बच्चों पे इतना दबाव भी मत डालो, बच्चे बेचारे घुट के रह जाएं, क्योंकि बचपन कभी लौट के नहीं आता। हम तो आज बिल्कुल इस उम्र में आने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर से शायद बचपन अभी तक तो निकला नहीं है, और मैं चाहूँगा शायद मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे से बचपन निकलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो बचपन है तो आपका आनंद है। अब कई लोग हम बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत मैच्योर बन जाते हैं, पता नहीं बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, और अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। वाह। तो वो दुखों का कारण है। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना सीखें हम, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। कहाँ जाओगे, इसीलिए पर्यावरण का ये जो है हाल हो रखा है। मैं कहता हूँ पैदल चलो, साइकिल पर चलो, जंगलों में घूमो, नेचर के पास रहो, उसमें जो आनंद है वो बड़े बड़े आपके विकास, जिसको विकास कहते हैं, उसमें नहीं है। सही है। तो हमारे साथ, मेरी तो खुशकिस्मती ये है कि मेरे साथ ग्रुप भी ऐसा बन गया, और भगवान की कृपा ये रही,
अब मेरा जो जॉब है, मेरा नौकरी है, वो भी इस तरह की है कि प्रकृति के साथ जुड़ने का मुझे मौका देती है, तो मेरी तो ड्यूटी के साथ मेरा जो है शौक पूरा हो जाता है वाह। प्रकृति के साथ। हम तो अब जैसे वीकेंड आते हैं तो मेरे तो पीछे पड़े रहते हैं, अब कहाँ का प्लान बना रहे हो, अब कहाँ का प्लान बना रहे हो। तो मेरी ड्यूटी भी हो जाती है जंगलों में घूमने की, और मेरे साथ के लोग हैं उनके साथ एक ट्रैकिंग भी हो जाती है। जंगलों को मैं बहुत अच्छे से देख भी पाता हूँ। और हमारे जो स्टाफ है कई सारे, वो मेरे से इसीलिए डरते हैं कि पता नहीं कहाँ मरा देगा इसके साथ गए तो ये मरवाएगा भाई, ये अफसर आ गया तो। क्योंकि मैं पहाड़ों पे जो रास्ते हैं उनमें नहीं जाते हैं हम, इधर से सीधा कहीं भी चढ़े, झाड़ियों में फंस गए, कभी देखते हैं यार ये रास्ता नहीं, इधर आओ इधर आओ। तो हम तो उन रास्तों को पसंद करने वाले हैं, और तभी हम पूरे जंगल के चप्पे चप्पे को, कोने कोने को देख सकते हैं। और जितना हम उसको देखेंगे उतना ही उसको समझ पाएंगे जो विविधता है। काम ईमानदारी मैंने अब तो मानेर मरवण जी ने भी शामिल होना पड़ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए। और बढ़िया आपने बताया जी की बात बहुत बढ़िया है, किया भी करेगी। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। सही बात तो वाकई में आपकी मस्ती जिंदा रहे, सगड़ा की मस्ती जिंदा रहे। बड़ी की शानदार बात बताई कि टाबरा पर थोपो मत, माँ का बचपन नष्ट मत करो। जो प्राकृतिक जीवन है, आज ये बता रहे कि पहली माटी में खेल बसु टाबरा रोकता, वापस एरिया की इम्यूनिटी बढ़ावा के लिए टाबरा माटी में खेल बहुत जरूरी। टाबरा की माँ की गोदी है मिट्टी, बिल्कुल। और रियल के मायने वाकई में उसको जीवन है, बिन प्राकृतिक तरीका से जियो, प्रकृति के साथ जियो। और माँ हेलो ही पाड़ते रहे, अरे अंडी ने आजा रोटी खा ले, सो जा, रोटी तो खा ले। जी हाँ, हमारे माँ बाप का तो मैं शायद 10वीं तक हो गया जब माँ बाप ने कभी नहीं पूछा कितने परसेंटेज है। परसेंटेज पहले कोई जानता ही नहीं था, बल्कि मेरे से तो पूछते भी नहीं थे। गांव में एक चर्चा होती थी जब रिजल्ट आता था स्कूल में, अब कौन कौन फेल हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल में नंबर नहीं है मतलब पास हो गया, बस इतना ही घर वालों का कंसर्न था, पास हो गया बहुत है, कितना आयो, खाना खा लिया, इससे मतलब नहीं। आजकल की टॉप परसेंटेज देखा जाने, मैं सोचा अंतरा के माध्यम में 3 जना पास हो जाता। तो वही बच्चों में हमने दुख का कारण दे दिया। तेरे 90% का है, उसके तो 94% आए, 94% आए, तो बच्चा 90 लाके भी दुखी है, और पहले 60% लाके भी सुखी थे। तो बेसिकली अपने को जिंदगी अच्छे से जीनी है, पर्यावरण के साथ जीनी है। किसी के अगर ये कंपटीशन करने लगे तो फिर जिंदगी दुखी हो जाएगी, कभी भी आप संपन्न हो ही नहीं पाओगे। आज मैं जहाँ हूँ, मैं ऊपर वालों को देखूंगा तो मैं हमेशा नीचे ही रहूंगा, वहाँ बढ़ जाऊंगा तो फिर मेरे से ऊपर कोई रहेगा, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। सही बात। तो होड़ नहीं करनी चाहिए अपने, तो यह है जहाँ हो, जैसे में हो, मस्ती में रहो, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा जिंदगी का। वो कहवे ना, आधी चोड़ आधी छोड़ पूरी ने ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे, है ना। तो मतलब जो जीवन आपनो चल रहे हो संतुष्ट भाव से अगर चलते रहे तो बहुत ही चोखी बात है। अब जय मीना जी आप बता रहे हो, तो आपने राजस्थान की आन में, बान में, शान में, संस्कृति में 2 पक्षों को बड़ो महत्व है, एक कुर्जा और एक गोडावण। गोडावण तो अपने राजस्थान के राज्य पक्षी भी है, और आथुना राजस्थान में यार गोडावण तो मध्य एशिया से उड़ रहे और अठे प्रजनन करे, तो कटे न कटे राजस्थान में चमत्कार तो कि रेगिस्तान में भी जानवर है। तो कुर्जा और गोडावण का संरक्षण के लिए कहीं कोई योजना वहाँ कहीं प्रयास चल रही है? गोडावण का मैं बताऊं थोड़ा सा। गोडावण जो मूल रूप से अपने पाकिस्तान, भारत में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्सों में पहले बहुतायत में पाई जाती थी। पर अब धीरे धीरे जानवर, देखो कुछ जानवर होते हैं जो समय के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब गोडावण की जो फ्लाइट है, उड़ती है, इतनी सारे बिजली की लाइनें आ गई, कई बार उससे टकरा के मर जाती है, क्योंकि इतना भारी होता है वो बीच में अपनी फ्लाइट चेंज नहीं कर सकता। बिजली का तार आ गया तो उससे टकरा के मर जाती है। इसीलिए अभी बहुत सारा डिबेट इस पर चल रही है, किस तरह से वहाँ बिजली की जो लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा डल रही हैं सोलर पावर के चक्कर में, उनको कैसे हम कोशिश करें कि ये दुर्घटनाएँ कम हो। अब राजस्थान में अपने गोडावण बचा है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा में कहीं भी इस तरह की गोडावण नहीं है कि उनका प्रजनन, उनकी संख्या आगे बढ़ सके। केवल एक राजस्थान ही, पूरे विश्व में राजस्थान का रेगिस्तान ही हमारा बचा है जहाँ गोडावण एक पक्षी बचा है। नहीं जैसे हम कहते थे डोडो विलुप्त हो गया, तो हमारा जो गोडावण है ये भी विलुप्ति की कगार पर आ गया था। पर अभी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से अभी गोडावण का हमने एक संरक्षण प्रोग्राम शुरू किया है, जो हमारे अब बाहर विदेशों से इसके गोडावण जैसा ही एक पक्षी है उसका वहाँ प्रजनन करके उसको बढ़ाया। तो उनकी मदद से हमारे यहाँ भी हमने ऐसे सेंटर बनाए हैं ताकि उनको अंडों को उठा के और वहाँ हैचिंग करा रहे हैं हम, आर्टिफिशियल हैचिंग, ताकि उससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं फिर उनके जो तीसरी जनरेशन आएगी उनको हम फील्ड में छोड़ेंगे। तो इस तरह से अब हमारे पूरी उम्मीद बन गई है, अगर हम गोडावण को भविष्य के लिए बचा सकेंगे।
तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने और हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून है, उनके सहयोग से जो हो रहा है एक बहुत अनूठी पहल है और एक आशा, नई आशा की किरण है। दूसरा कुर्जा जो आती है हमारे, आप देखो हमारा राजस्थान तो पक्षी जो हैं, जलीय पक्षी हैं, उनके लिए स्वर्ग है। तो कई बार कहते हैं ना कि राजस्थान रेगिस्तानी देश है, मैं कहता हूँ राजस्थान जैसा विविधताओं से भरा प्रदेश अपने भारत में कोई नहीं है। तो यहाँ तो आपको हर 10-20 किलोमीटर पे विविधता मिल जाएगी। कई प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें जाओगे तो एक जैसा ही कुछ दिखेगा। तो हमारे मौसम भी अगर एक जैसा होगा तो हम बोर हो जाएंगे। हमारे राजस्थान में आप देखो, गर्मी पड़ेगी तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, बारिश होगी तो कभी बिल्कुल सूखा पड़ेगा तो कभी एकदम बाढ़ आ जाएगी। तो हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो विविधताएं भरी हैं और आदमी का स्वभाव है, अब उसको परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, तभी उसको मज़ा आता है। तो भगवान ने, सृष्टि ने हमको ऐसी चीज़ दी है, ऐसी धरोहर दी है जहाँ पूरे साइबेरिया से, विदेशों से पक्षी आते हैं, यहाँ रहते हैं, प्रजनन करते हैं, फिर जाते हैं। सही बात तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। और फलोदी जिला का मैं खींचन है, और खींचन के मायने तो कुर्जा बैरने भी है। और कुर्जा तो संस्कृति में बड़ो महत्व रहा कि वो कुर्जा गीत जी के माध्यम से विरहिणी आपका पति ने संदेश पुगावे कि कुर्जा ये रानी सजन मिला दीजो ये। कुर्जा ने कह रही है विरहिणी कि तू चे कुर्जा ये मारा गामरी और मारे लागे धर्म की बहन कुर्जाए रानी सजन मिला दो ये। अब संदेश क्या लिख रही है कि चाचा पे लिखूं थारे ओल माँ और थारी पाख्या पे 7 सवाल कुर्जाए रानी संदेशो पुगा दीजो ये। पाका पर चाचा पर लिख दी और ले पर वानू कुर्जा उड़ गई और गई गई पीऊ जी रे पास संदेशो बातो बाँच सुनायो जी। संदेशो जी सुने और भी पति के भी विरह की भावना बढ़ गई पत्नी से मिलवा की। और राजा जिंजार कह संभालो था की नौकरी कि आल्यो राजा जी था की नौकरी और आल्यो साथीड़ा थारो साथ प्यारी धन मन आज बुलाया जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपना आज को अलबेलो राजस्थान और एक मैंने कैलाश चंद्र जी मीणा साहब पधार्या, पर्यावरण की खास समय तो जानकारी दी। मैं गजेंद्र कविया और आप पूजा जी, अब चाहमा आपसे इजाजत, फिर मिलसे नया पामणा के साथ, नई बातों के साथ। जब ताणी आप सगना सू राम राम सा। राम राम।